आज के इस प्रतियोगी दौर में जब हम लोग विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं को फेस कर रहे होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, तो दोनों ही एग्ज़ाम में जो हमको एक सब्जेक्ट कॉमन मिलता है वो है आपका जनरल साइंस, समान विज्ञान। और मेरे मित्र, आज के जितने भी युवा कॉम्पिटिटिव फील्ड में स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो कहीं ना कहीं उन सबों के मन में इस चीज़ का मलाल जरूर रहता है कि हमको एनसीईआरटी पढ़ना था लेकिन अभी तक हम लोगों ने करा नहीं है। एग्ज़ाम बीतते चला जाता है और एनसीईआरटी हम लोगों से नहीं हो पाता है। इसके रीज़न दो हैं, या तो आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं होता है या फिर आपको एनसीईआरटी को गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता है। और अगर आप भी इसी तरह की समस्या से परेशान हैं, आपको एनसीईआरटी करना है, मन में दुविधा चल रही है कि कैसे पढ़ें, क्या करें ताकि वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए हमारा पिलर हो जाए, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस गुरुवार सुबह 10 बजे इस योगदान व्यय से संबंधित संपूर्ण जानकारी में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2022 एग्जाम में पूछे जा रहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, आपके ग्रुप डी एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है। और आप में से बहुत सारे मित्र इस उलझन में थे कि गुरुजी इस बार न्यूमेरिकल कैसा पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आज से हम लोग पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी करेंगे ताकि आगे के शिफ्ट के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट अप हो पाए। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के ही सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ था वो क्या था कि 4 ओम एवं 6 ओम के दो प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है, परिपथ से बहने वाली धारा का मान होगा। मेरे मित्र, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आई का वैल्यू निकालना है। जबकि क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि दो प्रतिरोध है 4 ओम और 6 ओम का, और ये दोनों ही जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। कितना वोल्ट बैटरी के साथ, तो 5 वोल्ट बैटरी के साथ। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग बात करेंगे इस सेटअप के डायग्राम की, तो आप कहेंगे कि सर मान लीजिए कि एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है और साथ ही दूसरा प्रतिरोध हमारा ये है। ध्यान देंगे कि ये दोनों ही प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं 5 वोल्ट के बैटरी के साथ। ध्यान दीजिएगा कि इस प्रतिरोध का वैल्यू जो है वो 4 ओम है और इसका जो है वो 6 ओम है और इसका विभवांतर जो है वो 5 वोल्ट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बहने वाली जो धारा होगी उसका मान क्या होगा। आप कहेंगे सर हम सबों को मालूम है कि परिपथ से बहने वाली धारा ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं विभवांतर के समानुपाती होता है। और जब हम लोग समानुपाती साइन हटाते हैं तो आर ले आते हैं और V = IR कहते हैं। यहाँ से अगर हम लोग I की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा V/R। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में विभवांतर कितना है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में विभवांतर जो है वो 5 वोल्ट है। प्रतिरोध कितना है, तो आप कहेंगे दोनों प्रतिरोध को जोड़ना होगा, क्योंकि दोनों प्रतिरोध क्या है, तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। और आप कहेंगे कि गुरुजी इसको जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, तो हम सबों को मालूम है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध के लिए जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। चूँकि दो ही प्रतिरोध है तो यहाँ पे हम लोग R2 तक ही लेंगे, और ज़्यादा रहता तो और ज़्यादा बढ़ा करके लेते। आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 1/4 + 1/6। जब सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा, 1/Rp = हो जाएगा 6 चौका 24, या फिर इसका आप LCM ले लीजिए सर, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 6 दूना 12। ये कितना हो गया, आप कहेंगे 1/Rp = हो जाएगा 5/12। Rp = क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे Rp = हो जाएगा सर जी 12/5। कितना हो जाएगा, 12/5। फार्मूला क्या है, आप कहिएगा I = V/R। तो I = आपका जो V/R है, तो विभवांतर 5 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा सर 5/Rp, यानी कि ये 12/5। तो इसको आप कहेंगे सर ऐसे काहे लगी लिखेंगे, हम लोग बच्चा थोड़ी हैं, सीधे आप लिख दीजिए इसको उलट करके, 5 × 5/12, ये हो जाएगा 25/12।
यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है, तो परिपथ से बहने वाली धारा का मान होगा, आप सभी क्या कहेंगे, 25/12 एम्पियर। क्या होगा, 25/12 एम्पियर। और सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, यहाँ पे बात अभिसारी लेंस की जा रही है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। किसको बोला जाता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है। तो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक वस्तु अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यदि उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो लेंस का आवर्धन क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे लेंस का आवर्धन नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v/u, यानी कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो भाई मेरे आपके क्वेश्चन में वस्तु जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है, यानी कि वस्तु दूरी कितना हो गया, आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर। ये जो आपका 25 सेंटीमीटर है ये क्या है, आप कहिएगा u है। प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, तो v आपका कितना है, आप कहेंगे 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है v/u। तो चला जी यहाँ पे v कितना है, आप कहिएगा 30, और आपका u कितना है, आप कहिएगा 25। सॉल्व कीजिए तो कहेंगे 5 के 30 और 5 25, यानी कि m इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 6/5 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि गुरुजी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है, इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। अगर प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक और सीधा बनता तो हम लोग माइनस साइन नहीं लगाते। ध्यान देंगे कि आपके ऑप्शन में ये माइनस साइन लगा हुआ वैल्यू रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो आपको ऑप्शन को चेक करना होगा कि किस हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसमें प्लस या माइनस साइन का जिक्र नहीं किया गया था, सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन के वैल्यू की बात की गई थी। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी मैग्निफिकेशन का जो परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो 6/5 होगा, और ये चीज़ हमारे पहले ही ऑप्शन में है। तो बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। आइए और भी क्वेश्चन है इस तरह के, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे करा गया कि दर्पण की वक्रता आइए दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्या बात करी गई। आइए दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा गया कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या डैश के बराबर होती है। ऑप्शन है r/2, दूसरा ऑप्शन है f/2, तीसरा ऑप्शन है 2f, चौथा ऑप्शन है f। और क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या r होती है ये किसके बराबर होती है। मेरे मित्र अमूमन हम सबों को क्या याद रहता है, हम सबों को याद रहता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट हम लोग के माइंड में नचते रहता है, और जहाँ भी अगर हमको क्वेश्चन इस हिसाब का मिलता है और ऑप्शन इस तरह से मिलता है तो हम लोग r/2 को टिक करके निकल जाते हैं। बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन तो हमारा गलत हो गया। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये बात बिल्कुल ही सही है कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, r/2 पढ़ते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी आप यहाँ से भुला नहीं सकते हैं कि ये जो f इक्वल टू r/2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी r इक्वल टू हो जाएगा 2f। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या डैश के बराबर होती है, आप कहेंगे चूंकि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये 2f के बराबर होती है। और सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4,
कि किसी वाहन के पश्च दर्पण की फोकल लंबाई 2 मीटर है और एक बस इस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा गया कि कोई व्हीकल्स है, वाहन है जिसके पश्च दर्पण की फोकल लंबाई, ध्यान में रखिएगा कि वाहनों में पश्च दर्पण पीछे वाले दर्पण के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या करा जा रहा है? आप कहेंगे कि गुरुजी उत्तल दर्पण के सेंस में देखेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे करा जा रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई 2 मीटर है और साथ ही साथ एक बस इस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे लिए वस्तु हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई 2 मीटर है और बस अगर हमारे लिए वस्तु है तो वस्तु दूरी कितनी है? 3 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी निकाल लेंगे। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि बात उत्तल दर्पण की जा रही है तो हम सबों को मालूम है, क्या मालूम है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? आप कहेंगे गुरुजी पॉजिटिव होती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 2 मीटर हो जाएगा। साथ ही साथ बस हमारा वस्तु है तो वस्तु दूरी क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी वस्तु दूरी तो हम लोग यहाँ पे निगेटिव लेंगे और U इक्वल टू क्या लिखेंगे? -3 मीटर लिखेंगे। क्या निकालना है हमको? प्रतिबिंब दूरी निकालना है या प्रतिबिंब की स्थिति हमको बताना है। क्या कहिएगा कि गुरुजी मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र से हम सबों को मालूम है कि 1/F इक्वल टू क्या होता है? 1/V प्लस 1/U होता है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे 1/F है तो हमारा F कितना है? आप कहेंगे 2 मीटर। तो ये 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/V प्लस वस्तु दूरी कितनी है? आप कहेंगे सर बस जो है वो 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, ये हो जाएगा 1/-3। मेरे मित्र, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/V प्लस माइनस 1/3। क्या कहिएगा कि इस -1/3 को इधर ले आते हैं, 1/2 प्लस क्या हो जाएगा? 1/3 इक्वल टू 1/V। एलसीएम लेंगे, आप कहेंगे नहीं आएगा, गुना कर दीजिए, 3 दूना 6। तो आप क्या कहिएगा? 2 तिया 6 और ये फिर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 3 दूना 6 तो 1 दूना 2 1/V। ध्यान देंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 1/V इक्वल टू 5/6। V इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा? आप कहेंगे 6 हो जाएगा और V इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा 6/5 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5 एकम 5 और फिर हमारा 10, 5 दूना 10, ये आपका 1.2 के समथिंग आएगा। यानी कि प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनेगा? तो 1.2 मीटर पे बनेगा। और कैसे बनेगा? तो सर दर्पण के पीछे बनेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वाहन के पश्च दर्पण की फोकल लंबाई 2 मीटर है, एक बस इस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, आप कहेंगे 1.2 मीटर पीछे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा गया था कि लंबाई L और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A के एक तार का प्रतिरोध R है, यदि लंबाई को 3 गुना एवं क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध होगा। ऑप्शन है 4R/3, दूसरा ऑप्शन है 3R/2, तीसरा ऑप्शन है R/3, चौथा ऑप्शन है 8/R। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि लंबाई L और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A के एक तार का प्रतिरोध R है। मान लीजिए कि ये आपका कोई तार है, AB आपका क्या है? एक तार है, इसकी लंबाई क्या है? L है और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A है। तब कहा जा रहा है कि तब इसका प्रतिरोध जो है वो क्या है? R है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो प्रतिरोध R है वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है ρL/A। ध्यान दीजिएगा कि ये वैल्यू कब है? तो जब तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? आपका A है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि
लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को 2 गुना, तो मेरे मित्र यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा नया लंबाई है यानी कि जो हमारा नया लेंथ है एल डैश वो क्या है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी पुरनका लंबाई का 3 गुना, तो हम लोग यहाँ पे एल डैश इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 3L कह सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा नया वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या कर दिया जा रहा है, 2 गुना, तो ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमको क्या बताना है, तार का नया प्रतिरोध R डैश क्या होगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्या, तो रो L बटा A, फर्क क्या होगा, तो यहाँ पे हम R डैश निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि रो तो कांस्टेंट ही रहेगा, L डैश बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे A डैश। ध्यान देंगे L डैश का वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार कितना है और A डैश का वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार कितना है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो 3L और 2A लिखा हुआ है, तो R डैश इक्वल टू रो L डैश के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3L, और A डैश के जगह हम लोग 2A लिख सकते हैं। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर ये 3/2 को बाहर कर लेते हैं, तो 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे रो L बटा A हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये रो L बटा A क्या है, तो आप कहेंगे जब तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A था तब उसका प्रतिरोध था, तो क्या इस वैल्यू की जगह हम ये R लिख सकते हैं, आप कहेंगे शौक से लिख सकते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3/2 तो रहेगा ही रहेगा, ये रो L बटा A की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 3R/2, यानी कि जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि लंबाई L और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A के एक तार का प्रतिरोध R है, यदि लंबाई को 3 गुना एवं क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध होगा, आप कहेंगे 3R/2। तो देख लीजिए कि किस ऑप्शन में 3R/2 लिखा हुआ है, आप कहेंगे गुरुजी दूसरे ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों ने बताया था कि गुरुजी ट्रायंगुलर शेप में 3 प्रतिरोध दिया हुआ था और तीनों ही प्रतिरोध इस तरह से जुटा हुआ था और उसका अलग अलग वैल्यू था। इस वाले प्रतिरोध का 3 ओम और इधर वाला भी 3 ओम और यहाँ नीचे में सर 6 ओम का प्रतिरोध ट्रायंगुलर शेप में जुड़ा हुआ था, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ए बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि ए और बी इस दोनों पॉइंट के बीच में जो आपका टोटल रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा। बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन में और नहीं सॉल्व कर पाए, तो भाई मेरे आप सबों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना माइंड यहाँ पे लगाते, आप सभी क्या कहते कि गुरुजी चूंकि धारा तो यहाँ से बह रही है, धारा यहाँ से बह रही है, तो जैसे ही इस पॉइंट पे धारा आएगी, जैसे ही इस पॉइंट पे धारा आएगी तो आप क्या कहेंगे कि एक इधर की ओर आ जाएगा और दूसरा जो है वो इधर की ओर चला जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इधर की ओर जो धारा जाएगा वही धारा इसमें भी आएगा, और कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ से इसको काट दें और सीधा करें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी दोनों ही 3 ओम के प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुटे हैं। जैसे अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग काट काट करके सॉल्व करने की कोशिश करें, तोड़ तोड़ करके सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इस पॉइंट पे आके धारा बढ़ रही है, ये आई धारा यहाँ तक आ जाएगी, जबकि ये आई धारा जो है वो सीधे यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो हम ये कह सकते हैं, देखने में ही लग रहा है ये दोनों 3 ओम का जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है, यानी कि जो आपका प्रतिरोध का संयोजन है वो कुछ इस तरह से है। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो अगर हम लोग यहाँ से इसको काट करके ऐसे सीधा कर दें तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये दोनों प्रतिरोध जो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये आपका 3 ओम और ये आपका 3 ओम इस तरह से सीधा हो जाएगा, और आपसे क्या क्वेश्चन करा जा रहा है कि ए और बी के बीच का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि ये आपका जो सीधा वाला डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये ऊपर वाला दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और इस संयोजन के साथ ये क्या हो जाएगा, तो ये समांतर क्रम में आ जाएगा। क्या करेंगे तो पहले श्रेणी क्रम वाला प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो आप कहिएगा कि सर आसान है, श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए रहते हैं सारे के वैल्यू को जोड़ दो। तो मेरे मित्र बिल्कुल हम जोड़ देते हैं, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो आप कहेंगे सर ये जो डायग्राम आपने बनाया है ये फिर कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये फिर कुछ इस तरह का हो जाएगा,
यानी कि 6 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे आ गया। और फिर क्या कहा जा रहा है, तो फिर कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच में जो एक प्रतिरोध आपका लगा हुआ है उसके बीच में समतुल प्रतिरोध कितना होगा, और इसका भी वैल्यू कितना है 6 ओम। आप कहेंगे कि गुरुजी अब ये जो प्रतिरोध का संयोजन हो गया वो किस में हो गया, आप कहेंगे समांतर क्रम में हो गया। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अब जो हमारा टोटल प्रतिरोध निकलेगा यानी कि 1/Rp निकलेगा वही क्या होगा, ए और बी के बीच का कुल प्रतिरोध होगा। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 1/Rp इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। तो लीजिए 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर हर बराबर है, एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, 6 लिख दो और यहाँ पे सीधे ऊपर वाला जोड़ दो, 2/6 हो जाएगा। सर 2/6 होगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये कितना हो जाएगा 1/3 ओम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1/Rp इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। बहुत सारे मित्र यहाँ भी गलती करते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं 1/3 ओम लिखा हुआ है, हम भी तो समांतर क्रम में समतुल प्रतिरोध निकाले हैं, तो सही आंसर इसको टिक करके निकल जाते हैं। लेकिन मेरे मित्र ये गलत हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 1/Rp इक्वल टू क्या आया है, 1/Rp इक्वल टू क्या आया है 1/3, लेकिन Rp का वैल्यू कितना आएगा, आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, Rp का जो वैल्यू होगा वो 3 ओम होगा। कैसे, तो Rp इंटू 1 और 3 इंटू 1, तो Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3 ओम। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच का समतुल प्रतिरोध कितना होगा, आप कहेंगे 3 ओम होगा, और सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान में रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ए और सी के बीच समतुल प्रतिरोध क्या होगा, या फिर बी और सी के बीच समतुल प्रतिरोध क्या होगा। धारा का डायरेक्शन आप देखेंगे और उससे इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमारा श्रेणी क्रम प्रतिरोध बन रहा है और कहाँ पे हमारा समांतर क्रम प्रतिरोध बन रहा है। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक तार जिसकी प्रतिरोधकता P है 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता होगी। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई तार है और इस तार की जो प्रतिरोधकता है, इस तार की जो प्रतिरोधकता है वो कितना है, P है। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर इसी तार को 4 बराबर भाग में बांटा जाए, इस तार को 4 बराबर भाग में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग का जो आपका प्रतिरोधकता होगा वो क्या होगा। ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोधकता को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं, या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ हम सबों को मालूम है कि किसी भी चालक तार की जो प्रतिरोधकता होती है यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होती है या फिर रेसिस्टिविटी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला किस पे, तो पहला चालक तार के प्रकृति पर डिपेंड करती है, यानी कि जो हमारा तार है वो किससे बना हुआ है, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, तापमान पे डिपेंड करती है, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और इसके अलावे और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक कोई तार है जिसका प्रतिरोधकता P है, इसे 4 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता होगी। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब प्रतिरोधकता चालक तार के प्रकृति और तापमान पे डिपेंड करती है, बाकी और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, और हमारे क्वेश्चन में प्रकृति और तापमान का कहीं पे जिक्र ही नहीं किया गया है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि चालक तार को 4 बराबर भाग में बांट दें या 1000 बराबर भाग में बांट दें, सबकी प्रतिरोधकता क्या होगी, तो आप कहेंगे P ही होगी। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे P। तो सर सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि चालक तार का जो प्रतिरोधकता होता है जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चालक तार के प्रकृति और तापमान पे डिपेंड करता है, बाकी और कोई भी फैक्टर इसको प्रभावित नहीं करता है। इसीलिए चालक तार को यहाँ पे 4 बराबर भाग में बांटा गया है। हजारों बराबर भाग में भी बांटा जाता तो हम लोग कहते कि जो प्रतिरोधकता होगा वो क्या होगा, तो सर P ही होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा गया कि 3 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा है, 3 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान होगा।
ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है। इस टाइप के कई क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में रेलवे ने रिपीट करा है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान क्या होगा। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके लिए अगर डायग्राम ड्रॉ किया जाए, इसके लिए अगर डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि डायग्राम हमारा कुछ इस तरह का हो, डायग्राम हमारा कुछ इस तरह का होगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो बैटरी है इसका विभवांतर 5 वोल्ट कहा जा रहा है और दोनों ही प्रतिरोध 3 ओम और 4 ओम के जो हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 ओम से बहने वाली धारा का मान क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 1000 बार आपने बताया है कि अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है तो सभी प्रतिरोध से एक ही धारा बहती है, यानी कि समान धारा बहती है। मतलब ये हुआ कि जितना धारा 3 ओम प्रतिरोध से बहेगा उतना ही धारा 4 ओम के प्रतिरोध से भी बहेगा। आप कहेंगे सर तब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बस समतुल प्रतिरोध निकाल लेंगे, विभवांतर दिया हुआ है आई निकल जाएगा। भाई मेरे बिल्कुल यही चीज़ करना था। आप क्या कहेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो RS इक्वल टू हो जाएगा 3 और 4 7 ओम और साथ ही साथ विभवांतर कितना है आपका 5 वोल्ट। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा चला जी, आप कहेंगे V/R, विभवांतर कितना है 5, प्रतिरोध आपका कितना हो गया 7। यानी कि जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि 3 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट में बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा है, तो 3 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान होगा, आप कहेंगे 5/7 एम्पियर। क्या कहेंगे 5/7 एम्पियर। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेगा सर पहले ही ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा गया कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का 2 गुना है तो आवर्धन ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का 2 गुना है तो उस प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि आवर्धन इक्वल टू फॉर्मूला होता है HI/HO। ध्यान देंगे कि HI क्या है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। क्या होती है सर, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि हाइट होती है। और साथ ही HO क्या है, तो आप कहते हैं ये वस्तु की ऊंचाई होती है। क्या है, वस्तु की ऊंचाई होती है। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का 2 गुना है। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्ट हाइट क्या है HO है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई क्या है HO है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है HI वो वस्तु की ऊंचाई का 2 गुना है, यानी कि वास्तविक आकार का 2 गुना है, यानी कि वो कितना है तो 2HO है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि M क्या होगा। आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो यही लगेगा। बिल्कुल लगेगा सर। क्या कहिएगा कि गुरुजी M इक्वल टू हम लोग लगाएंगे HI/HO। क्या लगाएंगे HI/HO। ध्यान देंगे कि HI के जगह क्या लिखाएगा, आप कहेंगे सर 2HO लिखाएगा और साथ ही साथ ये HO तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो आवर्धन होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 कि 1000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 5 घंटा चलता है। आपसे पूछा जा रहा है कि ₹6 प्रति इकाई की दर से सितंबर महीने का कुल व्यय होगा। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई 1000 वाट का एक हीटर है जो प्रतिदिन किसी घर में 5 घंटा चलता है। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 6 रुपया प्रति यूनिट के दर से सितंबर में इस घर का बिजली बिल कितना आएगा, यानी कि सितंबर माह के अंत में इस घर का बिजली बिल कितना आएगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले तो हमको यहाँ पे टोटल कितना यूनिट खर्च हो रहा है ये निकालना होगा। बिल्कुल सर, ध्यान देंगे आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया है कि जब भी हम लोग यूनिट निकालते हैं तो जो हमारा एप्लियंस होता है, जो चलता है, उसकी जो पावर होती है और जितने दिन तक वो चलता है और महीना में वो जितना दिन चलता है सबको गुना करके 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग यूनिट निकालने के लिए वही करेंगे। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो हीटर है उसका
शक्ति कितना है 1000 वाट, साथ ही साथ कितना दिन चल रहा है ये, तो सर ये जो है पूरे सितंबर माह चल रहा है। मतलब जाहिर सी बात यहाँ पे क्या है कि सितंबर में 30 दिन होता है तो ये 30 दिन चल रहा है, और साथ ही साथ 30 दिन कितना घंटा चल रहा है, तो प्रत्येक दिन 5 घंटा चल रहा है, तो गुना 5 अब बटा क्या हो जाएगा, आप कहिएगा 1000। ये 1000 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपका सितंबर में टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 150 यूनिट। एक यूनिट का खर्च कितना है, तो सर 6 रुपया, तो 150 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी जो हमारा टोटल बिल हो जाएगा सितंबर मंथ का वो हो जाएगा 150 इंटू 6 यानी कि 900 रुपया। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरे मित्र अभी जो आपको ग्रुप डी एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो आपका इसी पैटर्न से मिल रहा है और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और भी आपके फर्स्ट फेज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इस टाइप का कोई भी प्रश्न दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।